नमस्कार दोस्तों। जब भारतवर्ष के विशाल मैदानों पर गुप्त अंधकार छाया था, जब उत्तर भारत विदेशी आक्रमणों और छोटे छोटे राजाओं की लड़ाइयों से जर्जर हो चुका था, तब एक नई रोशनी उभरी। एक ऐसा वंश जिसने भारत को उसकी स्वर्ण युगीन पहचान दी। गुप्त वंश एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत को न सिर्फ राजनीतिक स्थिरता दी, बल्कि कला, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य और धर्म को स्वर्ण शिखर तक पहुंचाया। यह वह युग था जब आर्यभट्ट ने ग्रहों की गणना की, जब कालिदास ने मेघदूत में भावनाओं की बारिश की, जब नालंदा और तक्षशिला ज्ञान के समुद्र बन गए, और जब हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म साथ साथ पनपते रहे। लेकिन इस युग में सिर्फ शांति नहीं थी, युद्ध थे, षड्यंत्र थे, बगावतें थीं, और हर राजा को अपने ही सिंहासन को बचाने के लिए अपने भाई से लेकर अपनी प्रजा तक से टकराना पड़ा। तो चलिए समय के उस पहिए को घुमाते हैं हमारे चैनल द हिस्ट्री कैसल के साथ, जहां इतिहास सुनाई नहीं देता, वो जीता जाता है गुप्त वंश की इस महागाथा में। गुप्त वंश की बात करने से पहले आइए जानते हैं गुप्त वंश के आने से पहले भारत में स्थिति कुछ ऐसी थी। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक वाला धीरे धीरे खत्म हो गया था। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। विदेशी आक्रमणकारी जैसे शक, कुषाण, इंडो ग्रीक आ चुके थे। कहीं कहीं बौद्ध धर्म ने पकड़ बनाई थी, तो कहीं ब्राह्मण धर्म फिर से जाग रहा था। कुल मिलाकर भारत एक बार फिर से किसी शक्ति, किसी नेतृत्व की तलाश में था। वीडियो में अब बात करते हैं गुप्त वंश की स्थापना और गुप्त वंश से जुड़े शासकों के बारे में। श्रीगुप्त, गुप्त वंश का अदृश्य शिल्पकार। नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते, पर इमारत उन्हीं पर टिकती है। गुप्त वंश की मजबूत नींव रखने वाले श्रीगुप्त एक स्थानीय शासक थे, जिन्होंने लगभग 240-280 ईस्वी के बीच बंगाल या मगध, आधुनिक बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश में शासन किया। उन्होंने किसी सम्राट की तरह राजगद्दी नहीं पाई, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता, जनहित और बुद्धिमत्ता से एक सामाजिक और राजनीतिक आधार गढ़ा, जिसने उन्हें महाराज की मान्यता दिलाई। चीनी यात्री ईत सिंह और यी जिंग ने उन्हें महाराज श्रीगुप्त कहा और उल्लेख किया कि उन्होंने श्रावस्ती और गंगा तट के पास तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशालाएं व मंदिर बनवाए, जो उनके बौद्ध सहिष्णुता और संस्कृति प्रेम का प्रमाण है। उनका साम्राज्य भले ही सीमित था, लेकिन यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण और साम्राज्यवादी विस्तार की शुरुआत थी। वो ना तो वंशानुगत राजा थे, न विजेता, लेकिन उन्होंने वो सपना देखा जो आगे चलकर भारत के स्वर्ण युग में बदल गया। छोटा दीपक जंगल में उजाला करता है। श्रीगुप्त वही दीपक थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की लौ जलाई। घटोत्कच, श्रीगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी, ने लगभग 280 से 319 ईस्वी तक महाराज की उपाधि धारण कर शासन किया। उन्होंने अभी तक सम्राट या महाराजा धिराज जैसी उपाधियां नहीं ली थीं, जिससे संकेत मिलता है कि वे अब भी एक क्षेत्रीय शक्ति ही थे। परंतु इसी काल में गुप्त वंश ने स्थानीय शक्ति से एक उभरते सामंतीय संगठन का रूप लिया। घटोत्कच ने राजनीतिक गठबंधनों, विशेषकर लिच्छवी वंश से विवाह संबंध, कूटनीति और सैन्य अनुशासन के जरिए गुप्त सत्ता को संगठित किया और कई छोटे राजाओं को अधीन कर गुप्तों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत कर उन्होंने पुत्र चंद्रगुप्त के लिए साम्राज्यवादी विस्तार की ठोस नींव रखी। उनके शासन को बीज रोपण का युग माना जाता है। असली साम्राज्य निर्माण तो आगे होना था। अब मंच पर आते हैं चंद्रगुप्त वन। असली खेल यहीं से शुरू होता है। घटोत्कच के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक स्थानीय शक्ति से एक विशाल साम्राज्य में रूपांतरित किया। उनका शासनकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा। उन्होंने अपने पिता द्वारा बनाई गई नींव को राजनीति की चतुर चालों से सशक्त किया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उनका विवाह केवल पारिवारिक संबंध नहीं था, बल्कि एक कूटनीतिक गठबंधन था, जिससे मगध, वैशाली, मिथिला और उत्तर बिहार जैसे क्षेत्रों पर गुप्तों की पकड़ मजबूत हो गई।
इसके बाद चंद्रगुप्त ने स्वयं को महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित किया और 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत कर दी, जो भारत के काल गणना इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना। उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, साथ ही उज्जैन और प्रयाग जैसे नगर भी सत्ता केंद्र बने। उन्होंने शासन प्रणाली में स्थायित्व लाया और सिक्कों पर स्वयं और कुमार देवी की छवि अंकित कर ये दिखाया कि सत्ता में उनकी रानी की भी बराबर की भागीदारी थी। चंद्रगुप्त प्रथम वो शासक जिसने विवाह को बनाया राजनीतिक ब्रह्मास्त्र और रखी उस ताज की नींव जिसे आगे चलकर भारत का स्वर्ण युग कहा गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे चैनल द हिस्ट्री कासल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रही घंटी को भी दबा दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चंद्रगुप्त प्रथम की योग्य पुत्र और कुमार देवी की संतान समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा और उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने अनेक पुत्रों में से समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुना, क्योंकि वह केवल वीर योद्धारी नहीं, एक संवेदनशील कवि, संगीतज्ञ और चतुर प्रशासक भी था। प्रारंभिक संघर्षों के बाद वह गुप्त साम्राज्य का सर्वमान्य शासक बना। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे उनके मंत्री और कवि हरिशेन ने रचा, उनके अद्भुत व्यक्तित्व और विजयों का प्रमाण है। उन्होंने उत्तर भारत के 20 से अधिक आर्यावर्तीय राज्यों और दक्षिण भारत के पल्लव, चोल, पांड्य जैसे 12 शक्तिशाली राजवंशों को परास्त कर गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण में उन्होंने वसाल नीति अपनाई, शांति के साथ प्रभुत्व स्थापित किया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और सिक्कों पर अपनी वीरता, अश्वमेध और वीणा वादन की छवियां अंकित कराईं। युद्ध के साथ साथ संगीत, कविता और कला के प्रति उनका प्रेम उन्हें एक सांस्कृतिक सम्राट भी बनाता है। वो सम्राट थे जो तलवार से साम्राज्य जीतते थे और वीणा से दिल। समुद्रगुप्त के बाद नाम आता है रामगुप्त का, 375 से 380 ईस्वी। समुद्रगुप्त के बाद उनका बड़ा पुत्र रामगुप्त शासक बना। उसका उल्लेख नाटकों और कुछ अभिलेखों में मिलता है। एक कथा के अनुसार रामगुप्त ने एक संकट में अपनी रानी अर्थात ध्रुवा देवी को दुश्मन को सौंपने की बात मानी, परंतु उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने विरोध किया, दुश्मन को मारा और स्वयं राजा बन गया। राजा वही जो धर्म पे डटे रहे। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगभग 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से जाना गया, एक ऐसा नाम जो भारत की सांस्कृतिक चेतना में अमर हो गया। उन्होंने पश्चिम भारत के शक्तिशाली शक क्षत्रपों को हराकर मालवा, उज्जैनी, सौराष्ट्र और गुजरात को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। उज्जैनी को उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उनकी इन विजयों ने गुप्त साम्राज्य को अरब सागर तक पहुंचा दिया और भारत के व्यापारिक मार्गों को सशक्त किया। जब योग्य राजा आता है तो सिर्फ राज्य नहीं, भाग्य बदलता है। उनके शासन को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा गया। कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म का उत्कर्ष। उनके दरबार में नवरत्नों की मंडली थी। कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, वरुरुचि जैसे महान विद्वान। चीनी यात्री फाहियरन ने भारत की यात्रा कर उनके शासन को शांतिपूर्ण, समृद्ध और धार्मिक सहिष्णुता से परिपूर्ण बताया। विक्रमादित्य ने भारत को सिर्फ शासन नहीं दिया, स्वर्ण युग दिया। कुमारगुप्त प्रथम ने लगभग 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, जिन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण कर एक स्थिर, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जागरूक शासन दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आने वाले कई शताब्दियों तक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र बना। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराकर अपनी प्रभुता को स्थापित किया
और अपने पुत्र स्कंदगुप्त को उत्तराधिकारी बनाया। उनके शासनकाल में हूणों और पुष्यमित्रों की गतिविधियां प्रारंभ हुईं, परंतु कुमारगुप्त ने साम्राज्य की सीमाओं की दृढ़ता से रक्षा की। उनके द्वारा जारी सिक्कों पर गरुड़, कार्तिकेय, देवी लक्ष्मी आदि के चित्र अंकित थे, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। उन्होंने तलवार नहीं, कलम और ज्ञान से इतिहास रचा। एक ऐसा शासक जिसने शांति के साथ साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्कंदगुप्त 555 से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त का वीर पुत्र वो योद्धा था जिसने साम्राज्य के संकट काल में सिंहासन संभाला। पिता की मृत्यु के बाद उसे गद्दी पाने के लिए न सिर्फ आंतरिक विद्रोहों से जूझना पड़ा, बल्कि सबसे भयंकर चुनौती थी हूणों का आक्रमण। इतिहासकारों के अनुसार उसने भाइयों को हराकर राजगद्दी हासिल की और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। भीषण युद्ध में उसने इंडो हेफ्टलाइट हूणों को गुजरात क्षेत्र से खदेड़ दिया और पुष्यमित्र जैसी विद्रोही शक्तियों को परास्त किया। भीतरी शिलालेख और जूनागढ़ अभिलेख उसके जल प्रबंधन और सिंचाई योजनाओं, विशेषकर सुरदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हैं। उसके शासनकाल में सिक्कों में उसकी छवि एक साहसी सम्राट के रूप में अंकित हुई। लेकिन ये विजय सस्ती नहीं थी। युद्धों ने सैन्य और आर्थिक संसाधनों को चूस लिया, जिससे राजकोष खाली हो गया और सिक्कों की गुणवत्ता भी गिरने लगी। भारी कर और सैन्य व्यय में कटौती की गई, जिससे साम्राज्य की नींव धीरे धीरे कमजोर होने लगी। फिर भी स्कंदगुप्त को वो अंतिम महान गुप्त सम्राट माना गया, एक अकेला योद्धा जिसने साम्राज्य के पतन को कुछ देर के लिए टाल दिया और राष्ट्र रक्षक के रूप में सम्मान पाया। पुरुगुप्त 467 से 473 ईस्वी। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त ने संकट काल में गुप्त सिंहासन संभाला। कुमारगुप्त प्रथम और अनुशया देवी का ये पुत्र कम समय के लिए राजा बना, लेकिन वंश की लाज बचाए रखा। नालंदा की मुहरें और ताम्रपत्रों में उसका नाम दर्ज है, जो बताता है कि वह सत्ता की डगमगाती नाव को थोड़ी देर सही लेकिन संभालने में सफल रहा। युद्ध नहीं, लेकिन उत्तराधिकार की डोर को उसने थामे रखा, शांत लेकिन ठोस अंदाज में। कुमारगुप्त द्वितीय 473 से 476 ईस्वी। पुरुगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय का शासनकाल बेहद संक्षिप्त था। ताम्रपत्रों और कुछ शिलालेखों में नाम जरूर दर्ज है, लेकिन कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिलती। वह संभवतः सीमित क्षेत्रों तक ही शासन कर पाया और इतिहास में एक शांत अल्पकालीन अध्याय की तरह दर्ज हुआ। बुद्धगुप्त 476 से 495 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य के उत्तरार्ध में बुद्धगुप्त ने सिंहासन संभाला। उसने उज्जैन और प्रयाग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में शासन करते हुए साम्राज्य की बची खुची स्थिरता को संभालने की कोशिश की। हालांकि कई ताम्रपट और स्तंभ लेख उसकी सत्ता का प्रमाण देते हैं, लेकिन उसके शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था ढीली पड़ने लगी थी। हूणों का दबाव बढ़ रहा था और साम्राज्य सिमटता जा रहा था। बुद्धगुप्त का युग गुप्त साम्राज्य के ढलते सूर्य का एक ठहरा हुआ पल था, जहां शासन था पर चमक नहीं। बुद्धगुप्त के उत्तराधिकारी नरसिंहगुप्त बलादित्य ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देते हुए 495 से 530 ईस्वी तक शासन किया। हूण आक्रमणों के दौर में उसने मिहिरकुल और तोरणमण जैसे आक्रमणकारियों से संघर्ष किया। कुछ ग्रंथों और चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार बलादित्य ने मिहिरकुल को पराजित भी किया। हालांकि इस पर मतभेद हैं। शासन सीमित होता गया, पर धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध धर्म के प्रति संरक्षण उसकी सबसे बड़ी पहचान बनी। नरसिंहगुप्त के बाद आए कुमारगुप्त तृतीय का शासन गुप्त साम्राज्य के अंतिम पतन की तस्वीर पेश करता है। 530 से 540 ईस्वी तक उनका शासन केवल पूर्वी भारत तक सीमित रह गया था। हूणों का प्रभाव, यशोधर्मन जैसी उभरती शक्तियों से संघर्ष और आंतरिक विद्रोहों ने शासन को पूरी तरह कमजोर कर दिया। ये काल गुप्त वंश के संक्रमण और अवसान का प्रतीक था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम ज्ञात सम्राट थे।
जिनका शासन 540 से 550 ई तक रहा। नालंदा सील और दमोदरपुर अभिलेख उनके शासन का प्रमाण देते हैं। उनका साम्राज्य मात्र प्रतीकात्मक रह गया था। सीमित क्षेत्र, कमजोर प्रशासन और सिक्कों की गिरती गुणवत्ता ने गुप्त साम्राज्य के पूर्ण पतन की पुष्टि की। गुप्त वंश भारत का स्वर्ण युग था, जहां ज्ञान, कला, विज्ञान और न्याय का उत्कर्ष हुआ। समुद्रगुप्त की विजय, विक्रमादित्य की संस्कृति और नालंदा की शिक्षा ने भारत को विश्व गुरु बनाया। गुप्त वंश अतीत नहीं, प्रेरणा है। जो अतीत को जानता है वही भविष्य रचता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमारा इतिहास हर घर तक पहुंचे। आपके एक एक लाइक और कमेंट से हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। हम फिर मिलेंगे द हिस्ट्री कासल पर एक और रोचक और प्रेरणादायक किस्से के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, अपने अतीत से जुड़िए और गर्व से कहिए, हम भारतीय हैं और हमारा इतिहास महान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।